हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या है कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारतीय प्रायद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जिसके में हम बताएं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय जो प्रायद्वीप है, जैसे कि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार बात करें या भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, जो भी आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। हेडिंग तो बुक में जैसे प्रायद्वीपीय पठार लिखा होता है। अगर हम उसकी बात करें तो मैंने बताया इसको भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर दो बाटों में बांटा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें बताई हैं, आज मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। पर्वत एवं पहाड़ियाँ क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ी। जैसे पर्वत की बात करें तो जैसे हिमालय नहीं, जैसे अरावली पर्वत है तो ये क्या आता है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम बात करें विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, तो ये सब जो पर्वत हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? अरावली पर किसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियाँ। ठीक है, जैसे पहाड़ियों की बात करें, नीलगिरी पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, है ना। और क्या बात करें, जैसे हम बालाघाट, सतमाला, ठीक है, ये कुछ पहाड़, गाविलगढ़, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ कैसी हैं दोस्तों? जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती है। तो यानी इसको दो पार्ट बांटते हैं। पहला क्या है? प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियाँ। दूसरा होता है स्वयं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। जैसे पठार के अंतर्गत जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे पहला जैसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे कि हम पढ़ेंगे, आज हमारा यही शुरू होगा यहीं से। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं इसमें, जैसे मारवाड़ का पठार। ठीक है, फिर जैसे इसमें हम पढ़ते हैं मालवा का पठार। ठीक है, जैसे हम सुनते रहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, फिर जैसे हम सुनते रहते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का भी पठार होता है। ठीक है, फिर जैसे इसमें हम सुनते रहते हैं छोटा नागपुर का पठार, हम पढ़ते रहते हैं, हमको हमेशा मिलता नाम सुनते रहते हैं। मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार, ये जिसको शिलांग का पठार ही बोलते हैं। फिर इसी में जैसे हम पढ़ते रहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, और दक्कन का पठार। तो इस तरीके से ये जो कुछ पठार हैं। और जैसे इसमें हम पर्वत की बात करें या पहाड़ियों की बात करें, तो जैसे मैंने इसमें आपको बता रखा है, पहले ही मैंने कराया था कि जैसे हम लोग अरावली पर्वत पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जैसे हम लोग इसमें ये अरावली पर्वत होता है। फिर इसमें हम लोग विंध्यन पर्वत देखते हैं, फिर जैसे इसमें हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों? अरावली विंध्यन के बाद अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत। ये तीन बड़े पर्वत हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर इसी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे दोस्तों अजंता है, बालाघाट है, सतमाला है, बालाघाट, हरिश्चंद्र है, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों क्या है? पहाड़ियाँ हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं रेंजेस हैं। ये रेंज श्रेणियाँ हैं और पहाड़ियाँ, ठीक है, रेंजेस हैं। फिर जैसे इसी में हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, ये भी एक पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, ये ऊंचा भाग है, एवं पूर्वी घाट। ठीक है, ये पढ़ते हैं। फिर इसी के अंतर्गत हम लोग जैसे नीलगिरी पर्वत पढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी है, जो नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी पढ़ते हैं। फिर इसी में जैसे हम लोग अन्नामलाई, कार्डमम, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, ये पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों इसमें पर्वत के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें, जैसे हम देखें पहाड़ियों के अंतर्गत और चीज़ें हम पढ़ते हैं, बट हम लोग उसको स्टेट वाइज करेंगे। मैंने अभी उस पहली भी क्लास बताई थी। तो हम लोग अगर हम बात करें
तो लास्ट क्लास में हम लोग देखो ये सारा कुछ देख चुके हैं। पहले तो हमने प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में बताया, फिर मैंने इसका डिवीजन वाला पार्ट उठाया, फिर इसमें मैंने डिवीजन में आपको अरावली पर्वत पढ़ा दिया, विंध्यन पढ़ा दिया, सतपुड़ा पढ़ा दिया, अजंता बालाघाट हरिश्चंद्र को मैंने अभी रोक रखा है, क्योंकि मैंने कहा है कि इनको हम लोग स्टेट वाइज जब पढ़ेंगे पहाड़ियाँ तब इनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से हमको नहीं पढ़ना होता, खाली इतना पता होता कि इनका क्रम और ये किस स्टेट में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इनको रोक रखा है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट कल की क्लास में मैंने कराया है, कल लास्ट क्लास में कराया। नीलगिरी को भी मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये जब स्टेट वाइज पढ़ाऊंगा, क्योंकि नीलगिरी को हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे तो किन किन राज्य में फैली हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस क्रम में हम उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। कार्डमम को भी हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। तो मैंने बताया है कि जैसे कुछ चोटियाँ या पहाड़ियाँ मैंने अभी रोक रखी हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जैसे हम गुजरात की कुछ, जैसे गुजरात मांडव पहाड़ी, तो गुजरात की भी पहाड़ियाँ हैं, महाराष्ट्र की भी कुछ पहाड़ियाँ मैंने अभी छोड़ रखी है, कर्नाटक की कुछ पहाड़ियाँ मैंने अभी छोड़ रखी, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब में कुछ प्रायद्वीपीय पठार की कुछ चोटियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारा उनमें कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना होता है, उनका क्रम और उनका स्टेट और थोड़ा एक आध पॉइंट कुछ रहेगा तो हम लोग उसमें लिख लेंगे। तो इसलिए वजह से हमने इसको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ये जैसे ही ये वाला पार्ट खत्म होता है, जैसे ही ये वाला पार्ट या प्रायद्वीपीय पठार आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ये जैसे ही खत्म होता है उसके जस्ट बाद एक या दो क्लास में हम लोग लेकर आएंगे प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चोटियाँ। जैसे कि मैंने जब हिमालय पढ़ाया तो हिमालय खत्म होने के बाद मैंने क्या बताया कि हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ, 2 क्लास मैंने ली थी हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों के ऊपर। इसी तरीके से इसका जैसे ही प्रायद्वीपीय पठार खत्म होगा वैसे ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण चोटियाँ, श्रेणियाँ एवं जो पहाड़ियाँ हैं वो हम लोग एक क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए मेरे पैटर्न को किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका एकदम क्रम बना रहे और आपको चीजें याद रहें। सबसे मेन चीजें ये रहती, क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपका नोट्स भी उसी पैटर्न में बनवा दे रहा हूं ताकि आपको बहुत हेल्प करेगा मेरा नोट्स, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि आज हम लोग दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ये वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नए हैं मैं उनको बता दूं, इससे पहले कई प्रायद्वीपीय पठार की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उनको जरूर देखें। उससे पहले हमने उत्तर भारत का मैदान है, हिमालय, ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो आप उनको भी पीछे की क्लासेस जो है देखते रहें। और मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे कि जैसे आज क्लास देख रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आज आपको मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। जो भी मैं लिखाऊंगा आपको सेम वैसा ही लिखते चलना है, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको बनाते चलना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों करते हैं टॉपिक को शुरू, क्योंकि ठीक है समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप समझ गए हम लोग आज आप लोग की हेडिंग रहेगी भारत का है ना प्रायद्वीपीय पठार, और ये वाला डायग्राम बनाएंगे और उसमें पहला जो डालेंगे वो है मारवाड़ का पठार, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग रहेगी मारवाड़ का पठार, पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे मारवाड़ का पठार इसके अंतर्गत, ठीक है। देखो मैंने डिवीजन कराया था, तो डिवीजन के बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पर्वत के अंदर पढ़ेंगे, ये पठार के अंदर पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो पहला पठार मैंने आपको पढ़ाया दिखाया है जो वहां पर, वो है दोस्तों मारवाड़ पठार, ठीक है। पहले इससे पहले भी मैं एक चीज आपको बता दूं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसका जो है दूसरा जो पार्ट है वो है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, एक तो इसमें ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि इसका डिवीजन भी प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पर्वत में किया जाता है, उसकी हेडिंग भी मेन हेडिंग भी प्रायद्वीपीय पठार रहती, तो इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो उसकी जगह भारतीय प्रायद्वीप लिख लीजिएगा, मेन हेडिंग प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप, और फिर उसके बाद उसका डिवीजन कर लीजिएगा प्रायद्वीपीय पर्वत एवं प्रायद्वीपीय पठार में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज बुक्स वाले बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि इसको प्रायद्वीपीय पठार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके लिए दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। तो ये बात हो गई हमारी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो पठार हैं जैसे मालवा का पठार, इनका भारत में कहाँ कहाँ विस्तार, तो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग जानेंगे, इनको डायग्राम बनाएंगे हम लोग और उसको जानेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों डायग्राम बनाएंगे और हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा।
तो इस तरीके से ये दोस्तों हमारा कुछ प्यारा भारत हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से प्यारे भारत को बनाएंगे हमारे। और फिर अब हम बात करेंगे दोस्तों इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक पर्वत पढ़ाई है, कौन सी रेंज पढ़ाई है दोस्तों, आपको याद होगा, तो अरावली रेंज पढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई है कौन सी रेंज, विंध्याचल रेंज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम में बना चुका हूँ। अब इसी के दोस्तों क्या है, अगर हम बात करेंगे जो क्या कहते हैं ठीक है, जो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके जो दोस्तों अगर हम बात करें इसके दोस्तों, जैसे मारवाड़ प्लेटू, तो मारवाड़ प्लेटू दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पे कुछ फैला हुआ ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये कुछ आपको इस तरीके से दोस्तों राजस्थान के इलाके में आपको, अगर हम बात करें थोड़ा सा और ऊपर इसको मैं बनाता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये फैला हुआ मिलेगा, ठीक है। ये राजस्थान में है दोस्तों, इसको इतना याद रखिएगा, ये राजस्थान वाले इलाके में है। इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग मारवाड़ प्लेटू, ठीक है। ये कौन सा प्लेटू है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके एरो, तो ये मारवाड़ प्लेटू। एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्लेटू हैं वो जो मारवाड़ लिखा होता है, मारवाड़ प्लेटू, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये याद रखेंगे, जितने भी प्लेटू हैं वो आपको जो अरावली पर्वत है उसके पूरब में ही स्थित मिलेंगे, ठीक है, अरावली पर्वत के पूरब में। तो ये मारवाड़ प्लेटू जो है अरावली पर्वत के पूरब में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे यूपी का कुछ भाग लेते हुए और इधर एमपी का कुछ भाग लेते हुए, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो ये जो भाग है इसमें दोस्तों क्या होता है, एमपी और यूपी का कुछ भाग लेकर बनता है यहाँ पे दोस्तों ये बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड के जस्ट इधर नीचे की ओर, मैं दूसरे डिफरेंट पेन से बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको बघेलखंड का पठार फैला हुआ मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर इस तरीके से आपको मैं बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से ये आपको कुछ इस तरीके से बघेलखंड का पठार फैला हुआ मिलेगा, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, वरना जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, मैं आपको एक डायग्राम वहाँ पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैकर जीएस एकेडमी। वहाँ पे भी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट जैसे फैक्चुअल चीज़ें हैं या जो मैं कुछ चीज़ें पीडीएफ के फॉर्म में देता हूँ तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं इसको जो है वहाँ पर डाल दूँगा और आप वहाँ से जाके उसको ले लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम। और आप मेरे साथ ही बनाइए। इसके बाद जस्ट इसके नीचे, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इस तरीके से, हालांकि इससे जुड़ा हुआ ही रहता है ये, इस तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके से मालवा का प्लेटू जो है वो फैला हुआ है। कौन सा प्लेटू दोस्तों, मालवा का प्लेटू, ठीक है। ये इसका ज़्यादातर विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको कि ये दोस्तों क्या है, ये मालवा का प्लेटू है, ठीक है। मालवा का प्लेटू आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर बुंदेलखंड है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ। ऊपर का जो ये है ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है का प्लेटू है। ये दोस्तों जो है वो बघेलखंड का प्लेटू है, ठीक है। और ये जो दोस्तों है ये मालवा का प्लेटू। एक चीज़ याद रखिए, मारवाड़ प्लेटू और मालवा प्लेटू अलग अलग है। तो इनका आपको सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है। और फिर यहाँ से लेकर इसके दोस्तों, यहाँ से लेकर झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, पश्चिम बंगाल में इस तरीके से छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। इस तरीके से छोटा नागपुर का पठार जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार के बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इस जगह पर यहाँ पे मेघालय का पठार फैला हुआ है। ये जो है ये हो गया हमारा मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है। डायग्राम बनाइएगा क्योंकि इनकी सबसे बड़ी छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो ये कुछ पठार हैं, इनको डायग्राम जरूर बना लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम आपसे पूछ सकता है, कैसा क्रम, पश्चिम से पूरब की ओर का क्रम। तो याद रखना है कि पहले मारवाड़ प्लेटू आएगा, फिर मालवा आएगा, फिर बुंदेलखंड आएगा, फिर बघेलखंड। याद रखिएगा ये इससे साउथ में जरूर है, बट इसका कुछ भाग जो है मालवा प्लेटू जो है बुंदेलखंड के ज़्यादा पश्चिम में विस्तृत है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, इसीलिए मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा के बना देता हूँ ताकि आपके ज़्यादा
दिमाग में समझ में आए, इनका क्रम सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कभी भी क्रम पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। मैंने इसलिए इसको टारगेटेड करके इसको डायग्राम बनाया, इसी वजह से आपको क्रम याद रखना। ये पश्चिम में है सबसे, फिर इसके बाद मालवा प्लेटू, फिर इसके बाद बुंदेलखंड का, फिर बघेलखंड का, फिर छोटा नागपुर, फिर उधर तो आप जाने जाएंगे, ठीक है। तो इनका ये क्रम आपको सबसे पूरब से पश्चिम का क्रम पूछे या पश्चिम से पूरब का क्रम पेपर में पूछे, तो आपको क्रम का याद रखना। इसी वजह से ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसको लिख लेंगे तो कोई वो फायदा नहीं रहे। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बिंद एवं सतपुड़ा के नीचे से दोस्तों क्या होता है, बघेल जो क्या होता है, दक्कन प्लेटू शुरू होता है। और दक्कन प्लेटू दोस्तों इस तरीके से ये आपको देखेगा, इस तरीके से ये फैला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये दक्कन प्लेटू जो है दोस्तों आपको उत्तरी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तर पूर्वी तेलंगाना और दोस्तों पूरा महाराष्ट्र, इस सब में दोस्तों क्या है, ये दक्कन का प्लेटू फैला हुआ। और दक्कन के प्लेटू में ही के कुछ भाग में दोस्तों कर्नाटक का प्लेटू, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कर्नाटक का प्लेटू आपको मिल जाएगा, दंडकारण्य का प्लेटू, बट उसको अलग मत करिएगा, आप सिर्फ दक्कन का प्लेटू को याद रखिएगा। ये इस तरीके से दक्कन का प्लेटू है, इसको चाहे तो आप इसको बिंद पर्वत से ऐसे जोड़ के बना लें, ठीक है। बिंद पर्वत से इस तरीके से जोड़ के जब बना लेंगे आप, तो ये हो जाएगा दक्कन का प्लेटू, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्कन का प्लेटू। और अब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दक्कन का प्लेटू हो गया, हमारी बात हो गई दक्कन की प्लेटू की। इसको मत बनाइएगा, सिर्फ दक्कन का प्लेटू बनाइएगा। अलग अलग कर्नाटक प्लेटू और जो दंडकारण्य प्लेटू है, जो तेलंगाना का पठार है, वो सब इसी के अंदर आ जाता है, दक्कन के पठार के अंदर, ठीक है। तो दक्कन का पठार ये हो गया दोस्तों हमारा कौन सा, दक्कन का पठार। अब आपको एक लोकेशन पता चल गई, कौन सा पठार कहाँ पर है और किस जगह पर स्थित है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है दोस्तों। तो अब आप उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। डायग्राम भी आप बना लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आराम से घर पे बनाइएगा। और मैंने कहा है कि आपको साथ साथ मेरे डायग्राम रोज एक दो जो भारत का मैप है रोज एक दो बार बनाना है पर डे। जैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं, रफ कार करते थे, एक दो क्वेश्चन को बार बार लगा के देखते थे ताकि सही हो जाए, तो इसी तरीके से मैप को भी बार बार रफ कार की तरह एक रफ कॉपी में बार बार बनाइए। उसको 2-3 बार दिन में डेली बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, आप आराम से इसको मैप बनाने लगेंगे, ठीक है। बस कुछ पैरामीटर का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको एक क्लास में बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई दोस्तों पठारों की, ठीक है, इनका डायग्राम हो गया। अब हम इनको कुछ लिखेंगे पॉइंट। देखो सबसे मेन चीज जरूरी होता है हमको चीजें समझना। अगर हमारे मैप दिमाग में ये मैप छप गया ना दोस्तों, तो क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस रहेंगे, ये आपको गारंटी। इसीलिए देखो बहुत से लोग आते हैं सीधे आके लिखाना शुरू कर देते हैं या पीपीटी दे देते हैं, डायग्राम से कोई मतलब नहीं होता। बट मैं आपको अपने मेरे साथ अगर बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे, तो मैं हर चीज़ का डायग्राम बनाता हूँ आपको। और डायग्राम बनाने का पर्पस ये होता है क्योंकि आप चीज़ों को जल्दी से रिकॉल कर पाएँ, आपको याद रहे और आपको पॉइंट मिल सके, ठीक है। और इसी वजह से इसमें कुछ जो ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आपको मैप की प्रैक्टिस बार बार करते रहना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बार बार मैप से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होता है, अगर छोटा सा भी अगर हिंट रहता है उसमें मैप बनाने का, तो मैं पूरा मैप बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है इसको पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें मैप आपने बना लिया होगा। आज मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा डाउन समय लग रहा है आपको ना, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास करेंगे। तो अब हम लोग मैप बना लिए हैं, अब हम लोग करेंगे दोस्तों क्या कि अगला जो पार्ट है, अब हम लोग डालेंगे मारवाड़ का प्लेटू, ठीक है। अब हेडिंग रहेगी हमारा मारवाड़ का प्लेटू, ठीक है। हेडिंग जो रहेगी हम लोग डालेंगे पहला मारवाड़ का प्लेटू, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे, अब मारवाड़ का पठार, ठीक है। मारवाड़ का पठार कहते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, मुझे खांसी भी आ रही है। तो अब हम इसको लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसे राजस्थान का लिखेंगे। इसे पहला, इसे राजस्थान का उत्थान भी कहा जाता है। उत्थान मतलब ऊंचा उठा हुआ भाग। उत्थान मतलब क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ भाग। अभी मैं समझाऊंगा इसको, पहले आप इसे लिख लें। इसे राजस्थान का उत्थान भी कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि यह अरावली पर्वत के, यह अरावली पर्वत के
पर्वत के पूर्व में स्थित, के पूर्व में स्थित, पूर्व में स्थित, में स्थित, ठीक है, कि पूर्व में स्थित है। अब इस पॉइंट को समझना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसे राजस्थान का उत्थान भी कहा जाता है क्योंकि यह अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। पूर्व मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, ये मान लो ये राजस्थान है और ये मान लो 20 से इसके अरावली पर्वत गई, तो यहाँ पे मैंने आपको इसको बनाया है, तो वैसे भी आप समझ में आ गए। तो ये पश्चिम हो गया अरावली का और ये पूरब हो गया, तो वैसे भी डायग्राम आप समझ में आ रहा। बट इसको अरावली का उत्थान, इसके क्या है, राजस्थान का उत्थान, क्योंकि अरावली पर्वत के बाद अगर कोई भाग ऊंचा हुआ है, थोड़ा सा भी ज़्यादा बहुत ऊंचा हुआ उठा भाग है, तो ये मारवाड़ प्लेटू है और इसका ज़्यादातर विस्तार जो है वो राजस्थान में है। इसका ज़्यादातर विस्तार जो है वो राजस्थान में है, इसीलिए इसको राजस्थान का उत्थान कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग है और जाहिर सी बात पठार है तो कुछ उठा हुआ भाग रहेगा, ठीक है। और ये राजस्थान के पूरब में स्थित है, तो मैंने जो बनाया है उसको ही लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अब इसमें अगला पॉइंट लिखना है, इसका अगला पॉइंट लिखना है इसका ज़्यादातर विस्तार, इसका ज़्यादातर विस्तार राजस्थान में है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है, ठीक है। अगला पॉइंट, यह पठार या पठार बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से निर्मित है, ठीक है। ये याद रखना है, यह पठार बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से निर्मित है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा किसी भी पठार के बारे में इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना रहेगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और चाहे तो आप लिख लें, एक पॉइंट मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, इससे बहने वाली, इसका निर्माण, ऐसे लिखो, इसका निर्माण ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। निर्माण बनास एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, उसकी सहायक नदियों द्वारा कटाव प्रक्रिया के कारण हुआ है, के द्वारा कटाव प्रक्रिया के कारण हुआ है, प्रक्रिया के कारण हुआ है। यानी जो प्रायद्वीपीय, ये जो मारवाड़ का प्लेटू, इसका निर्माण दोस्तों क्या है, जैसे ये अरावली पर्वत पहले बहुत ऊंचा पर्वत था, ठीक है। तो इसी में से दोस्तों क्या है, कुछ कट छट के कुछ पर्वतों का मिट्टियों का जमा होना, कुछ कटाव छटाव होना, इस वजह से इसका निर्माण हुआ। तो मैंने लिखा इसका निर्माण बनास एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा कटाव प्रक्रिया के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ये 3 पॉइंट मैंने आपको इसमें लिखाया है, 4 पॉइंट लिखाया है, इसको चारों पॉइंट को आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारी, इसको फटाक से लिखेंगे और फिर मैं इसको मिटा लूंगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अगला हम लिखेंगे, हेडिंग अब आपने की रहेगी मालवा का प्लेटू, ठीक है। क्या रहेगी, मालवा का प्लेटू। डायग्राम आपको बना के रख देना है, ठीक है दोस्तों। मैंने मिटाल दिया है, बट आपको, आप रिकॉर्डेड देख लें या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उस डायग्राम को आप जरूर बनाएंगे। उस डायग्राम के बिना आज मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है मुझे, है ना। मैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लग रहा, आज मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है। चलो, मालवा का प्लेटू, मालवा का पठार, ठीक है। अब हेडिंग रहेगी मालवा का पठार। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, यह पठार नर्मदा एवं तापी नदियों, नर्मदा एवं तापी नदियों तथा
नर्मदा एवं तापी नदियों तथा विंध्यन पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। ये पॉइंट तो आपने समझ ही रहे होंगे। विंध्यन पर्वत मैंने देखो बना ही भी दिया था, इसीलिए विंध्यन पर्वत कहाँ पर है, इसके दक्षिण में है ना, आपको दिख भी रहा होगा। तो मैंने इसे लिखा है, यह पठार नर्मदा एवं तापी नदियों तथा विंध्य पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका निर्माण ग्रेनाइट या ऐसे लिखो, इस पठार में ऐसे लिखो, यह ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की, मैंने बता भी चुका हूं कि नीस प्रकार की सैलो से निर्मित। ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक है और इसको लिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस है ये, मुझे भी खुद बोरिंग सा लग रहा है आज, और मुझे थोड़ी लग भी रहा है कि पता नहीं क्यों ये थोड़ा बोरिंग है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बस खाली इसमें फैक्ट है जिसको रटना जैसा लगता है। ठीक है, और ये आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट एवं इस प्रकार की चट्टानें इसलिए भी पाई जाएंगी क्योंकि ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का सबसे प्राचीन भाग है, और सबसे प्राचीन भागों में ही दोस्तों ग्रेनाइट प्रकार की आपको चट्टानें मिलेगी। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक पॉइंट इसमें रट लेना है। तो यह ग्रेनाइट एवं इस प्रकार की सैलों से निर्मित है। ये बात हो गई। ठीक, मालवा का पठार। हाँ, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सामान्य ढाल इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। अतः यहाँ प्रवाहित होने वाली होने वाली नदियाँ जैसे प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर यमुना में जा मिलती हैं, यमुना में जा मिलती हैं। तो ये ढाल की वजह से दोस्तों ये जो नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हम जानते भी इसकी जो यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये किस वजह से, क्योंकि इसका जो मालवा पठार है, मालवा का पठार का जो ढाल समांतर ढाल है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर, इसी वजह से नदियां क्या होती हैं, हमेशा ढाल की ओर बहती है। पानी हमेशा जिधर ढाल होगा नीचे की ओर, जहां से ऊंचाई से निचाई की ओर भागता है, तो ये ढाल उसका उधर की ओर रहता है। इसी वजह से ये नदियां जो होती है वो उत्तर पूर्व की ओर दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, तो नदियों के प्रभाव पैटर्न में जो पठार एवं पर्वत है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नदियां ऐसे ही यूं भी इधर उधर नहीं बहती, उनके पीछे का दोस्तों सबसे मेन रीजन होता है ऊंचाई, यानी ढाल किस ओर है नदियां भी उसी ओर होगी। तो पठार एवं पर्वत जो है नदियों के प्रवाहित होने के प्रतिरूप को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है,
तो इस वजह से हमको ये भी याद रखना है। तो ये दोस्तों इसमें कुछ क्या है, ये इसका तीसरा पॉइंट। और इसका एक चीज याद रखना है, इसका ज्यादातर विस्तार मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मालवा के पठार का अधिकतम विस्तार, हालांकि कुछ इसका राजस्थान में भी पहुंच जाता है, कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं आप कह लें तो उत्तर प्रदेश में भी चला जाता है, बट उसको नहीं याद रखना। बट आपको याद रखना कि इसका ज्यादातर विस्तार दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पॉइंट मैं लिखा नहीं रहा हूं, बट इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो लिखें इसको। तो ये हो गई दोस्तों हमारी बात, क्या है दोस्तों, मालवा के पठार के बारे में। अगला हम लोग देखो अब मैं आपको बता दूं, मैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के बारे में नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि वहां से आपसे रिटर्न में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मेंस में मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे सिर्फ क्या होगा, क्रम पूछा जाएगा। चाहूं तो मैं आपको लिखा दूं, बट यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के बारे में आपको क्रम वाले जो क्वेश्चन है उसमें याद रखना है। इसी वजह से मैंने उसको डायग्राम में बनाया है, क्योंकि दोस्तों उसको लिखाने का कोई पर्पस नहीं, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसा कोई है नहीं चीजें, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन और तरीके से बन पाए। क्वेश्चन बस ये इसमें ये तरीके से बन सकता है कि ये दोस्तों जो क्रम है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर उनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, इसीलिए मैंने उनको डायग्राम में बनाया। तो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना है कि ये जो है इनका क्रम जो है पश्चिम से पूरब, और ये डायग्राम आपको माइंड में रहना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको बारे में दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं उसको नहीं लिखा रहा हूं, तो उससे, क्योंकि वहां से दोस्तों आप कहीं से भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन वहां से जो मैंने बताया जिस पैटर्न का, उसी पैटर्न में पूछा गया होगा, या पूछा जाने की संभावना भी उसी पैटर्न में रहेगी और ज्यादा। या तो पूछ सकते हैं कि किन किन स्टेटों में, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश और यूपी में, एमपी और यूपी में ये दोनों बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार विस्तृत हैं, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। हाँ, अब इसमें हम लोग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार, हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको नागपुर का पठार, इसको पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये डालेंगे, इसका विस्तार, या लिखें यहां ऐसे लिखें, यहां झारखंड, छत्तीसगढ़, एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, विस्तृत है, फैला हुआ है। जिस टर्म में आपको लिखना चाहें आप लिखने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लैंग्वेज आनी चाहिए बस। या झारखंड, छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण, इसके एक एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। इसका निर्माण धारवाड़, इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना। मैंने इसके एक एक पॉइंट को रट रखा है, ठीक है। इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम की सेलों से हुआ है। यहां पे दोस्तों मैं आपको क्रम, ये जो जैसे आर्कियन है, धारवाड़, गोंडवाना, ये चट्टानें होती हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये सेलें होती हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं जब फिजिकल ज्योग्राफी में, या जिसका ऑप्शनल होता है वो लोग पढ़ते हैं। ये यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना रहता, क्योंकि यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोस्तों सेल प्रकार की चट्टानें होती है जो हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इसका दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार है, और ये जो चट्टान है जैसे आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना, ये दोस्तों क्या होती हैं, ये खनिज और मिनरल की दृष्टि से बहुत रिच होती हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जब ये तीनों चट्टानें का जो क्या है छोटा नागपुर पठार में मिलती हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इसी वजह से ये जो क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर का छठा क्षेत्र है, ये बहुत ही खनिज की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। और भारत का लगभग 60% जो खनिज संपदा है, ये इसी भाग में पाया जाता है। इसी वजह से इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। और रूर प्रदेश कहने का मतलब ये है कि जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर, वहां पे दोस्तों कोयला
और दोस्तों लोह आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में और खनिज संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और वहाँ का जो रूर प्रदेश है वो उसकी तुलना हम लोग भारत से कर देते हैं, तो इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। याद रखना है कि रूर प्रदेश जो है, रूर जो एक क्षेत्र है वो कहाँ है, जर्मनी में। और भारत का रूर किसे बोलते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये है क्योंकि रूर में वहाँ पे जो है कोयला और जो लोह आयरन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिलती हैं। ठीक है, वो रिच मामले में, इस मामले में रिच है, अच्छे और अच्छी क्वालिटी का कोयला एवं लोहा मिलता है। इसी वजह से जो है भारत के इस क्षेत्र में भी खनिज संपादन, खनिज और जो लोहा है, कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन किया गया, जैसे भारत का मैकियावेली है ना, जैसे भारत का चाणक्य, ऐसे कुछ, जैसे सॉरी क्या कहते हैं, भारत का ये क्या कहते हैं, नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो जैसे हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त, तो किसे तुलना की जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। तो इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम की शैलों से हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसे भारत का रूर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग 60%, कितना, 60%, और लगभग, इससे ज़्यादा भी है, कम। ठीक है, लगभग 60% खनिज संपदा का लगभग 60% खनिज यहीं स्थित है। खाज कितना दोस्तों, क्योंकि कुल खनिज संपदा का लगभग 60% यहीं स्थित है, यानी जो पूरे भारत का लगभग 100%, पूरे भारत को मान लो 100% है, उसमें से सिर्फ 60% जो है वो छोटा नागपुर के पठार में, बाकी 40% भारत के अन्य क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और याद रखना है कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी जो है, इसको 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, दामोदर नदी क्या करती है, इसको 2 भागों में बांट देती है। इस पॉइंट को भी मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना है। चलो पहले ऊपर का बैठो लिखो, फिर मैं आपसे उसको आगे लिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ये आता है। ठीक है, मिटा लूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीन जो मैंने लिखाए हैं इनको याद रखना है। और सबसे फिर अगला जो पॉइंट है, दामोदर नदी घाटी, ऐसे लिखो, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, इसे 2 भागों में बांट देती है। बस इतना लिखना, क्योंकि दामोदर नदी जो है इसके मध्य से गुजरती है, तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, इसे 2 भागों में बांट देती है, क्योंकि यहाँ पे एक घाटी बना देती है, तो इसको 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये बस पॉइंट है, इसको पॉइंट को याद रखना है। एक पॉइंट इसमें एक और भी ये याद रखना है कि क्या कहते हैं, जो ये पॉइंट है ये, हाँ, छोटा नागपुर का पठार पर, छोटा नागपुर के पठार पर रांची एवं हजारीबाग
हजारीबाग जैसे अलग अलग जैसे पांच अलग अलग पठार अवस्थित हैं। ठीक है, ये याद रखना है, पठार अवस्थित हैं, यानी जो क्या कहते हैं, जो छोटा नागपुर का पठार है इसके अंतर्गत भी कुछ है, जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, ये सब जो हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने पॉइंट मैंने लिखाए हैं आपको ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अभी जैसे मैंने रांची का पठार लिखाया, हजारीबाग का पठार, तो मैं इनको जब स्टेट वाइज जब चोटियां या पर्वत एवं पहाड़ियां पढ़ाऊंगा, श्रेणियां, तब मैं इनको लिखाऊंगा स्टेट वाइज कि रांची का पठार कहाँ पर है, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया मैंने कि जब हम लोग जो पठार का पूरा सीक्वेंस खत्म कर लेंगे तब इसको हम लोग चोटियां एवं पहाड़ियां पढ़ेंगे, रेंज जो भी रह गई स्टेट वाइज उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई दोस्तों मालवा का पठार। और आज हम, ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे इसको फट से, और आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे, इससे बात आगे का दोस्तों हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अब 2 रह गए इसमें आज, क्योंकि दोस्तों अगर करेंगे तो बहुत, क्योंकि दक्कन का पठार और मेघालय का पठार थोड़ा समझाना और अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक रहता है, क्योंकि उसको भी पढ़ाने में मुझे मजा आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी थ्योरिकल चीज़ें नहीं रहती, उसमें थोड़ा समझाना रहता है, तो मुझे अच्छा लगेगा उसको। और दक्कन का पठार दोस्तों, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको दोस्तों कल मैं पढ़ाऊंगा, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसको समझाना रहेगा और इसको चीज़ें हम लोग इसमें कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आज यहीं तक रखेंगे, इससे आगे का हम लोग कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है कि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो रेड बटन जो रेड बटन है उसको दबाएं दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो अपने फैमिली में जितने भी ग्रुप्स हैं या जो भी हैं उनको शेयर करें ताकि चीज़ें उनको पता चले। और मैं आपसे दोस्तों, आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, एनर्जी थोड़ी डाउन सी लग रही, तो इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, गले में कुछ दिक्कत हो रहा है, इस वजह से तो आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सुस्त हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा होगा, वरना मैं बहुत एनर्जी में पढ़ाता हूँ, आपको पता है। तो कोई नहीं दोस्तों, बट मुझे क्लास करानी थी, इसी वजह से मैं क्लास को बंद नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वैसे भी दोस्तों संडे को एक छुट्टी हो ही जाती है, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसको दोस्तों को शेयर करें और चीज़ों को आपको मिलता है, और पढ़ाई दोस्तों इसी तरीके से करें। ठीक है, जो डायग्राम मैंने कहा आपसे डायग्राम बनाएंगे, और आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इनका पूरब से पश्चिम की ओर इनका क्रम खुद से लिख लेंगे, एक लिख लेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर पठारों का क्रम, और उनको जो पश्चिम से पूरब के जो मैंने बनाए हैं उनको आपको वैसे लिख करके 1 2 3 करके ऐसे लिख लेना। ठीक है, अलग से ये आपका काम है, और आपका डायग्राम बनाने का भी काम है, और मैं इस जो PDF है इसका मैं आपको नोट्स वाला जो PDF है इस डायग्राम का मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जिसका जो क्रैकर जेस एकेडमी है उस चैनल पर आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग तब तक के लिए, अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और बाय, जय हिंद।